अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवदी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ डी चौक में बड़े एहतजाज के साथ आज चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दे दी गई। अली अमीन गंडापुर KP CM जो कि सवाबी के रास्ते से अटक पुल से होते हुए अब कहाँ पहुँचे हैं, हम अपने नुमाइंदे से पूछेंगे। और सूरत हाल ये है कि जगह जगह इस्लामाबाद और पिंडी जुड़वा शहरों में कंटेनर्स मौजूद हैं। और वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल थी, आज भी वो डी चौक पहुँचे। उन्होंने कहा कि किसी सूरत नरमी नहीं बरती जाएगी। शेलिंग भी हो रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ पेशावर से हैं शहजादा फहद साहब, जबकि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने भी हमें ज्वाइन किया जावेद सोमरो। थैंक यू सो मच आप दोनों का। शहजादा फहद जो है ना वो पेशावर से गंडापुर साहब के साथ अटक तक आए हैं, तो इनके पास सारा है। तो हम पहले शहजादा फहद साहब से पूछते हैं, फिर डी चौक की बात हम जावेद सुमरो से कर लेंगे। पहले जरा KP से शुरू कर लें। शहजादा फहद कितने बजे गंडापुर निकले और कितने लोग हैं उनके साथ, सब जानना चाहते हैं कि उनके साथ जो जुलूस है, रैली है, वो कितने लोगों पर, कितनी गाड़ियों पर मुश्तमिल है। शुक्रिया। सबसे पहले शामिल करते हैं गंडापुर की जो आमद हुई। कारकुनों को शदीद इंतजार था। 10 बजे का टाइम दिया गया था और यही उम्मीद की जा रही थी कि इस बार गंडापुर साहब जल्दी निकलेंगे, लेकिन हस्ब मामूल उन्होंने अपने जो दिए गए टाइम में ताखीर की। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया जा रहा था। तो इस हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद में जो 2 FIR हैं उसकी राहदारी जमानत के लिए वो हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट पहुंचने के बाद जब राहदारी जमानत मिली तो जो टाइम था 10 बजे की बजाय 12:30 बजे मोटरवे इंटर हुए, और मोटरवे जो इंटर्स है वहां पर इनका काफिला इंटर हुआ। इन्होंने मोटरवे पर एंट्री के साथ ही कोई मीडिया के साथ भी बात नहीं की, कारकुनों के लिए भी हौसला अफजाई के लिए भी नहीं निकले, गाड़ी में बैठे रहे। जो कारकुन थे वो डिमांड कर रहे थे कि वो निकले नीचे और वो पैदल मार्च करके थोड़ा सा मार्च करके आगे जाएं, मोटरवे इंट्रेंस टूल प्लाजा क्रॉस करें, लेकिन वो अपनी गाड़ी से नहीं उतरे और वो बगैर खिताब किए हुए रवाना हुए। काफिले की बात करें तो इस बार जो पेशावर का जो डिस्ट्रिक्ट काफिला जो था वो काफी कम नजर आया हमें। लोगों का जोशो खरोश जो था वो गुज़िश्ता 2 एहतजाज हैं उनकी मुनासबत से काफी कम था। डिस्ट्रिक्ट पेशावर के जो अहदेदार थे वो भी हमें कम नजर आए, गाड़ियां भी कम थी। लेकिन दूसरी जानिब इस मरतबा ज़िले खैबर और जनूबी अजला के जो लोग थे इसमें शरीक हुए। कल रात से ही DI खान के जो बेशतर काफिले थे वो यहाँ पे रिहाइश पजीर थे और तकरीबन 30 से 40 गाड़ियां जो थी वो कल रात को पहुंची थी। कंटेनर सजाया गया था हस्ब मामूल गुज़िश्ता एहतजाज की तरह इस बार भी तैयारी मुकम्मल की गई। और जब 12:30 बजे यहाँ से निकले सवाबी की जानिब रवाना हुए, रास्ते में कोई रुकावट इसलिए भी नहीं थी कि इनका खुद खैबर पख्तूनख्वा का एरिया आता है, तो सवाबी में भी ये मुख्तसर से क़याम के बाद वहाँ से रवाना हुए। कंटेनर पे जब चढ़े तो पीछे एक बहुत बड़ा काफिला, क्योंकि जनूबी अजला चारसदा समेत मर्दान और जो दीगर अजला के जो लोग थे सवाबी में इनका ठहराव था, यहाँ से वो इकट्ठे हुए और रवाना हुए। मुज़ाहमत सबसे पहले इन्हें छच के करीब इन्हें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जहाँ पे रास्ता उसको खोदा गया था, खंदकें बनाई गई थी और इसको भरने के लिए जो हैवी मशीनरी थी सरकारी जो इमलाक हैं उसका इस्तेमाल किया, वसाइल का इस्तेमाल किया गया। जो खंदक उसको भरा गया और उसके बाद ही जो काफिला है वो आगे जानिब रवाना हुआ। इसके बाद हरो पुल का जो मरहला आया वहाँ पर कंटेनर खड़े थे, इसके साथ साथ शदीद शेलिंग भी की गई। लेकिन काफिले की कुछ मुज़ाहमत काफिले की जानिब से भी देखने में आई। हमें पहली दफ़ा ये नजर आया कि काफिले की जानिब से भी टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया पुलिस पर। तो ये तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट के दरमियान, ये वक्फे के दरमियान दोनों तरफ से शदीद मुज़ाहमत हुई और वो हर पुल क्रॉस कर गए। और तीसरी मुज़ाहमत ने मोटरवे पर ही हसन उसके करीब मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जहाँ पे टीयर गैस और जो पुलिस एहलकार थे वो खड़े थे तैयार, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। काफिला इस वक्त आगे बढ़ रहा है, शीलिंग भी हुई इन पर। लेकिन सबसे अहम बात हमने ये देखी कि इस बार जो मुज़ाहमत थी KP की जानिब से भी, जो दस्ता काफिला इनके साथ खसूसी जो काफिला रवाना था उनकी जानिब से भी मुज़ाहमत की गई और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब कारकुनों के पास गुलेलें, डंडे और ये पूरी तैयारी करके मंजिल की जानिब रवाना है।
मैं फिर वही सवाल करूंगा, सवाबी में जब सारे काफिले इकट्ठे हो गए तो क्या तादाद बन गई आपका? आप चूँकि सवाबी में साथ मौजूद थे, 10,000 हैं, 20,000 हैं, 25,000 हैं, कितने लोग हैं जो गंडापुर के साथ इस्लामाबाद आ रहे हैं? देखें, तादाद काफ़ी गाड़ियाँ थी, क्योंकि हर MPA MNA को 500 अफराद का टारगेट दिया गया था। जो सूबाई अहदेदार हैं उन्हें भी कारकुन लाने की हिदायत की गई। तो गाड़ियाँ काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ थी। गाड़ियों की अगर जिक्र करें तो तादाद के हवाले से अगर आपने बताया 10,000 से तो कम थी, काफ़ी कम थी। मेरा अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 5,000 से कम लोग थे, क्योंकि इस दफ़ा गुज़िश्ता 2 एहतजाज हो चुके हैं। तो जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जिम्मेदार जो पार्टी जिम्मेदार हैं, उनकी जानिब से भी जोश व खरोश नजर नहीं आया। कारकुनों की भी तादाद कम थी, तो इसको इतनी बड़ी तादाद हम कहना नहीं चाहते। अच्छा, अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त गंडापुर कहाँ है? इस वक्त गंडापुर मोटरवे पर है और वो अटक के करीब ही हैं। और वो 2-3 जगह पे उन्हें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है, टीयर गैस का सामना करना पड़ा है। और अब जो है काफिला जा रहा है, लेकिन काफ़ी कम रफ्तार है। और इस दफ़ा स्ट्रेटजी ये बनाई गई कि चाहे 12 घंटों में पहुंचे, 18 घंटों में पहुंचे, लेकिन डी चौक तक पहुंचना इन्होंने अपना टारगेट रखा था। और वो इस दफ़ा लगता ये है कि गंडापुर जो है गुज़िश्ता जो पिंडी जो जलसा था लियाकत बाग, जो वापस आ गए थे, जिसकी वजह से उन कारकुनों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। और जो मोटरवे पे उन्हें ठीक है। शहजादा फहद, आप हमारे साथ ही रहिए, ज़रा जावेद सुमरो साहब से इस्लामाबाद का हाल लेते हैं। जावेद सुमरो साहब, इस्लामाबाद कंटेनर से सील है, किसी को डी चौक आने की इजाज़त नहीं, लेकिन लोग डी चौक पहुँचे हैं। डी चौक पे शेलिंग भी हुई है, डी चौक से गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। आप डी चौक का क्या मंजरनामा पेश करते हैं? साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह की एक हाइप क्रिएट की गई कि जी हमने हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में डी चौक पहुँचना है कारकुनों ने, तो उस तादाद में तो मुझे डी चौक पे, अभी मैं वहाँ से आया हूँ, आंसू गैस वहाँ पे शेलिंग हो रही है। हाँ, वो उस तरह से जो कारकुनान हैं वो नहीं पहुँचे, अलबत्ता टोलियों की शक्ल में किसी एक गली के अंदर 10-15 जो कारकुनान हैं वो खड़े हैं, किसी दूसरी साइड पे कुछ और खड़े हैं। तो उन लोगों की कोशिश है कि किसी तरह से पुलिस को जो है इंगेज, और जो सिक्योरिटी एहलकार है उनको इंगेज रखा जाए। लेकिन चूंकि गुज़िश्ता रोज़ और आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से ऐलान किया हुआ है कि किसी भी सूरत में रेड जोन की तरफ किसी भी कारकुन को, सियासी कारकुन को, जिस तरह की ये प्रोटेस्ट है या जिस तरह का ये एहतजाज करने जा रहे हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तो उसको सामने रखे स्टेटमेंट को, तो पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी कारकुन को वहां पर नहीं, अभी तक डी चौक से बहुत दूर रखा हुआ है। डी चौक से कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? क्योंकि कह रहे हैं अलीमा खान और एक और उनकी इमरान खान की बहन गिरफ्तार हुई हैं, शौकत बसरा गिरफ्तार हुए हैं। कितने लोग डी चौक से गिरफ्तार हुए हैं जो डी चौक पहुंचे हैं? जी देखें, अलीमा खान गिरफ्तार हुई हैं, शौकत बसरा गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा जो कुछ खवातीन हैं, जो उम्र रसीदा खवातीन हैं, जो खुद को बता रही हैं कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग से है, उन्होंने आकर वहाँ पर तकारीर करना शुरू कर दी। तो उनको जब तकारीर हुई, तो जैसे ही उनकी तकारीर पूरी हुई तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और गिरफ़्तार करने के बाद इस्लामाबाद में जो थाना सेक्रेटरेट है यहाँ पर उनको रखा गया है। और अब देखते हैं उनके साथ आगे जो कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी, तो वो तो ज़ाहिर होगी। लेकिन कारकुनान की वो जो तादाद है मुजम्मल साहब, हमें वो डी चौक पे नज़र नहीं आई कि जिस तरह से निकलना है या जिस तरह से लोगों का प्रेशर आता है कि जी हमने डी चौक जाना ही जाना है, तो वो उस तरह से नहीं है। उसकी जो अहम मिसाल मैं आपको बताता हूँ, या उसकी जो वजह बताऊँ, कि इस डी चौक की तरफ आने वाले जितने भी रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर सील हैं। इस बार तो सिक्योरिटी जो एजेंसी के एहलकार हैं, हमारे जो पुलिस के लोग हैं, इंतज़ामिया के लोग हैं, उन्होंने मोटरसाइकिल जो निकलने की जगह थी लास्ट टाइम हमें, कि अगर हमें मोटरसाइकिल पर जाना पड़ रहा है तो मोटरसाइकिल साइड से निकल जाती है। इस बार तो उन्होंने वो रास्ते भी बंद कर दिए हैं और कंटेनर के ऊपर कंटेनर लगा दिया है। और यहाँ तक कि उन कंटेनर्स को जो उन्होंने वेल्डिंग कर दी हुई है कि अगर कोई भी एक कंटेनर को हटाना चाहे तो वो एक को ताकत के साथ ना हटा सके, 10-15 लोग कम से कम उसके लिए ज़्यादा लोग चाहिए।
तो जिस तरह से चाहिए था या जिस तरह का उनका कोशिश थी कि हम आज रात तक हर सूरत में डी चौक पहुंचेंगे, वहाँ एहतजाज करेंगे, तो इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है। हाँ, टोलियां हैं, उनको डिस्पर्स करने के लिए जो आंसू गैस और शेलिंग का आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और लोगों को फिर वो कुछ देर के बाद रिफ्रेश होकर दोबारा आते हैं और पुलिस के ऊपर पथराव भी करते हैं। फिर पुलिस की जानिब से उनके ऊपर जो रिएक्शन है वो हम देख रहे हैं सामने। शहजादा फहद, सबसे इम्पोर्टेंट है आज की रात। देखिए ना, अब जब सूरज ढल गया है, रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, कहीं ना कहीं तो रात का पड़ाव इस काफिले को डालना पड़ेगा ना। सारी रात सफ़र में रहेगा या कहीं रात पड़ाव डाल के रात आराम भी करना है? इनके पास कोई आराम करने का प्लान भी मौजूद है या सारी रात इन्होंने सफ़र करना है? देखें, जब लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी इसी जलसे के एहतजाज के हवाले से, तो ये तय था कि अगर हमें मुज़ाहमत हमारे सामने मुज़ाहमत की गई और हमें जाने ना दिया गया, रास्ते रोके गए, तो हमने हर हाल में पहुंचना है, चाहे उसमें 15 घंटे लगें, चाहे उसमें 20 घंटे लगें। तो तैयारी इन्होंने मुकम्मल तैयारी की हुई है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा जो है वो वापस आएंगे। गुज़िश्ता जो एहतजाज था रावलपिंडी, उसमें जब वापस आए थे तो कारकुनों की जानिब से शदीद इसकी एतराज़ किया गया था, और उन्हें ये बार बार कहा गया था कि आप पैदल हमारे साथ आगे जाएं क्योंकि आपने जाना है। तो इस दफ़ा मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है और ये ऐसे ही वापस आएंगे। ये इंतज़ार भी करेंगे क्योंकि मुकम्मल जो खाने पीने की अशिया हमने देखी कारकुनों के पास थी, और पूरी तैयारी करके यहाँ से गए। अलबत्ता सवाबी तक हमने कुछ कारकुन ये भी देखे, कुछ रहनुमा थे वो वापस भी हुए, कुछ जगह जगह पे बैठे भी हुए थे। तो ये स्थिति ये भी लग रही है कि अगर वो आगे का दस्ता अगर वो थक जाता है, आराम करता है, तो पीछे के जो लोग हैं वो आगे आ सकते हैं। तो अब ये हिकमत अमली देखते हैं आगे। 3 से 4 घंटे बहुत अहम हैं, क्योंकि सुबह से अगर 12 बजे से काफिले निकल चुके हैं तो लाजमी बात है कहीं पे रुकेंगे, कहीं पे स्टे करेंगे। अब पहुंचना इन्होंने है, तहिया कर चुके हैं कैबिनेट तमाम अरकान। सुमरो, ये गवर्नमेंट को ये अंदाजा है कि ये रात कहीं पड़ाव डालेंगे या रात को इन पर हमला करना है, या गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि रात भर लड़ाई रहेगी इनके साथ? क्योंकि परवेज खटक के दौर में भी साहब शायद रात भर लड़ाई ना रहे। हाँ। रात भर ये शायद लड़ाई ना रहे, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब ने जो हमारे ज़राए के मुताबिक ये बताया कि वो अटक पुल के इस तरफ या उस तरफ अपना रात भर का पड़ाव करेंगे, तमाम कारकुनान को वहाँ बिठाएंगे, और उनकी कोशिश होगी कि वो KPK की जो हदूद हैं, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हदूद है, वहाँ पर रहें ताकि उनको किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना ना करना पड़े। हाँ, अलबत्ता ये एक चीज़ ज़रूर है जो हमें हमारे ज़राए इस चीज़ को कन्फर्म करें कि अगर वो आगे आएंगे तो उनको मुज़ाहमत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। और ये तयशुदा बात है मुजम्मिल साहब, मैं अपने नाज़रीन को भी बताऊँ कि उनको किसी भी सूरत में रेड जोन की तरफ आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो अपने साथ हज़ारों की तादाद में कारकुनान ले आएँ, वो बेशक ले आएँ, लेकिन अगर इनको ज़्यादा आगे मामला चलता, 1 या 2 दिन इन्होंने मज़ीद पड़ाव की कोशिश की, तो हो सकता है कि इनकी जो है इंतज़ामिया के साथ बातचीत हो, फिर इनको एक रेड जोन से दूर कोई और जगह दी जाए जहाँ पे बैठ के ये एहतजाज कर सकते हैं। अच्छा जावेद, अभी शहजादा फहद, कोई ऐसा ऑप्शन के रेड डी चौक के अलावा कहीं पहुँच के एहतजाज कर लिया जाए, डी चौक ना आया जाए? बिल्कुल, मैं जावेद साहब की बात आगे बढ़ाऊंगा। आपसे कुछ देर कबल ही जो साबिक सूबाई वजीर हैं शौकत यूसुफजई, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर हमें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और आगे ना छोड़ा तो हम जहां पे रुकेंगे वहीं पे एहतजाज करेंगे। तो ये एक ऑप्शन है, बिल्कुल इस पे भी गौर किया जा रहा है कि अगर वो रेड जोन ना पहुंचे तो किसी भी हदूद में, क्योंकि अब वो बाकायदा हजरों क्रॉस कर चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हदूद से वो बाहर जा चुके हैं, और उनका इरादा भी है कि रेड जोन दाखिल हो। लेकिन अगर वहाँ पे ना छोड़ा गया तो इंतजामिया से बात करके स्पेस सेविंग के लिए पंजाब में ही एहतजाज किया जाएगा। ये भी एक प्लान में शामिल है। बिल्कुल सुमरो, अगर हजरों आ गए हैं और पंजाब की हदूद में आ गए हैं तो फिर तो रात पंजाब की हदूद में रहनी है, तो क्या कोई सीज फायर रात भर के लिए होगा कि हम चैलेंज नहीं करेंगे, आप सुबह होगी, या रात को ऑपरेशन जारी रहेगा? देखिए, इस्लामाबाद की पुलिस के जो सीनियर एहलकार हैं या इंतज़ामिया के एहलकार हैं, उनसे तो हमारी बातचीत हुई है। वो यही कह रहे हैं कि अगर वहाँ से उनकी तरफ से कोई मज़ाहमत होगी
तो फिर ज़ाहिर है उसके रिएक्शन में थोड़ा बहुत हमने भी अपनी सेफ्टी रखनी है। इस्लामाबाद के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, शहरी हैं, अगर इन लोगों को राइट टू प्रोटेस्ट है आइन के मुताबिक, तो फिर जो हमारे इदारे हैं, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और इस्लामाबाद की पुलिस, उनको भी ये आइन ये राइट देता है, ये हक देता है कि जो बाकी शहरी हैं, शहर में रहने वाले, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। उनकी राइट टू फ्रीली मूवमेंट है, राइट टू जो उनका जो जान व माल है, उन तमाम चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करें। वो उसको हर सूरत प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं। हाँ, अलबत्ता ये बातें भी ज़रूर यहाँ पे अब चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि हो सकता है इनको इस्लामाबाद में आज नहीं तो कल, या ये अगर लिंगर ऑन होता है, ये प्रोलॉन्ग हो जाता है एहतजाज, तो हो सकता है इस्लामाबाद या रेड जोन के करीब जो है किसी और एरिया पे बहुत सी बड़ी ज़मीन खाली पड़ी है यहाँ पे इस्लामाबाद में, वो वहाँ पर उनको कहें कि जी हाँ आप यहाँ आ जाएं, आप यहाँ पे आके पड़ाव करें, बैठें, एहतजाज करें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन जो शहरियों की, बाकी शहरियों की लाइफ है उसको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, ठीक है। जावेद सोमर साहब और शहजादा फाद, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिए। ब्रेक का वक्त हुआ जी, ब्रेक से वापस आते हैं। डी चौक एहतजाज के हवाले से आपको अपडेट करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात डी चौक एहतजाज के हवाले से ही। अली अमीन गंडापुर जो कि अभी तक तो डी चौक नहीं पहुंचे हैं, इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल नहीं हुए हैं, लेकिन काफ़िला उनके साथ मौजूद है, राशन का सामान कंटेनर की सूरत में उनके साथ मौजूद है। और सूरत हाल ये है, डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक 200 के करीब जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान की बहनों को, उज़्मा खान को भी और अलीमा खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद सोमर साहब, आप ही के पास आते हैं। सबसे पहले पूछ लेते हैं कि अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्योंकि शेलिंग तो यहाँ पर मुसलसल हो रही है। 200 के करीब अगर कारकुनान को उठा लिया गया तो फिर भी एहतजाज चल रहा है। मोहसिन नकवी साहब फजाई दौरा भी कर रहे हैं इस्लामाबाद का। ये फजाई दौरा क्यों किया जा रहा है? ये फजाई मनाजर क्या है? ऊपर से देख रहे हैं जुलूस कैसा चल रहा है कि कितने लोग देखें। उनकी तो जाहिर है जॉब है, उन्होंने अपनी जॉब को सामने रखते हुए इस्लामाबाद के शहरियों को तो प्रोटेक्शन देनी है। अब वो फ़िज़ाई तौर पर उसका जायज़ा लें या ज़मीनी तौर पर चल के जायज़ा लें। और हमने आज देखा है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आज 26 नंबर चुंगी भी पहुँचे हैं, वहाँ पे भी उन्होंने मीडिया से टॉक की है। फिर यहाँ डी चौक पर भी पहुँचे, उन्होंने टॉक की, और उनका स्टांस कल वाला ही था कि किसी सूरत किसी को भी यहाँ अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बल्कि अंदर आएंगे कैसे? अगर पैदल आते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, शायद पैदल कुछ लोग पहुँच सकें, जैसे अभी भी कुछ टोलियों की शक्ल में वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं यहाँ डी चौक पर वो मौजूद हैं, जिनको भगाने के लिए या उनको डिस्पर्स करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस जो है वो आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। ताहम ये बात ज़रूर है कि उन्होंने ये भी चीज़ देखनी होगी कि किस तरह से ये मामला आगे बढ़ सकता है। अब चूँकि अब रात हो चुकी है और रात की सूरत हाल में ज़ाहिर है लोगों ने आराम करना है, लोगों ने बैठना है, और फिर कोशिश होगी जो एहतजाज करने वाले लोग यहाँ आ रहे हैं उनके मुंतज़मीन की जानिब से भी ये कोशिश होगी कि उनको तमाम लोगों को थोड़ा रेस्ट दिया जाए, ताकि अगर वो मज़ीद इसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, कल तक ये एहतजाज को लेके जा रहे हैं डी चौक पहुँचने के लिए, तो फिर उनको रात स्टे कराएंगे, उनको खाना खिलाएंगे। उसके बाद तो ज़ाहिर है जब अब उनकी एक स्ट्रेटजी है तो हुकूमत की भी अपना स्ट्रेटजी होगी, हमारे इस्लामाबाद इंतज़ामिया की भी स्ट्रेटजी होगी, हमारी इस्लामाबाद पुलिस की अलग से स्ट्रेटजी होगी। और इस सारी सूरत हाल को हम देखें तो पुलिस वालों की तरफ से भी यही है कि उन्होंने अब एक अगर कुमक जो है एक ड्यूटी पे रखी है तो उसको जाहिर है उन्होंने अब रेस्ट देना है, तो उसकी जगह नई कुमक जो है वो इस्लामाबाद में ड्यूटी को रिप्लेस अपने। शहजादा फाद, कोई चांस के डी चौक पहुंचे बगैर वापसी हो जाए गंडापुर की, या सियासी तौर पे ये मुमकिन नहीं है कि वो डी चौक पहुंचे बगैर वापस हों? उनके लिए सियासी मौत है डी चौक ना पहुंचना। देखें, लास्ट जो लियाकत बाग एहतजाज था इसमें इन्होंने प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन अब जरा एग्रेसिव बात इन्होंने इस पे कर दी कि रेड जोन है, और रेड जोन आपको पता है कि रेड जोन में काफ़ी मुश्किलात होती हैं, बिल्कुल अंदर दाखिल होने से लेके गाड़ियों की एंट्री से लेके सब चीज़ों में मुश्किलात होती हैं। अब ये डिपेंड करता है इंतज़ामिया से। अगर इंतज़ामिया इनसे डायलॉग करती है और अच्छे अंदाज में डायलॉग होते हैं तो ऐन मुमकिन है कि इनको कोई दूसरी जगह एहतजाज के लिए दी जाए, या इनको पड़ाव के लिए भी दूसरी जगह दी जाए, ये भी हो सकता है। अब काफिला जो है बुरहान के करीब जो लेटेस्ट इतलात हैं वहाँ पे शीलिंग जारी है, और सबसे बड़ी बात बार बार यही हम कह रहे हैं कि इस जानिब से भी, खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी शीलिंग जो है वो शेलिंग की जा रही है पंजाब पुलिस पे। तो ये इस दफ़ा
पहली दफा हमें देखने में नजर आया कि इस तरफ से वो शेलिंग का सामान तो केपी पुलिस से लिया होगा ना पीटीआई के लोगों ने। वो तो केपी पुलिस से लेके आए होंगे वो, या केपी पुलिस के लोग लाए होंगे जो शेलिंग कर रहे होंगे। आम आदमी के पास तो शेलिंग नहीं होती। देखिए ये तैयारी पहले मुजम्मिल साहब ये भी हो सकता है कि केपी पुलिस के लोग हो, ऐसे ही है, कुछ इतलात हैं लेकिन कंफर्म हम नहीं कह सकते। ये इतलात हैं कि कुछ सादा कपड़ों में भी पुलिस एहलकार है, क्योंकि इसको चलाने के लिए ट्रेन एहलकारों की जरूरत होती है और आम जो शहरी हैं उसको चलाने, इसको कैसे रिफिट किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये काफी मुश्किल चीज है। इसके लिए ट्रेन दस्ता चाहिए। तो अब ये कहना कब अलग वक्त होगा कि इसमें केपी पुलिस के हैं या नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि पंजाब पुलिस पे भी शेलिंग हो रही है। तो अब मतलब दोनों जानिब से शेलिंग हो रही है। अच्छा फहद ये बताएगा कि हुकूमत की जानिब से खंदकें भी खोदी गई, शेलिंग भी की गई, जगह जगह रुकावटें भी हैं, कंटेनर्स भी हैं, तो क्या ऐसे में मुजाहिरीन के जो हौसले हैं वो पस्त हुए? शेलिंग के बाद हमें मुंतशिर होते मुजाहिरीन नजर आए या फिर भी जो है आगे बढ़ रहे हैं काफिले के साथ साथ? मतलब को आधे लोग वापस चले गए या सब उतने ही लोग साथ हैं? नहीं, ऐसा है कि जिन्होंने वापस जाना था वो तो सवाबी से ही वापस आ गए हैं, लेकिन जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी तादाद भी काफी ज्यादा है और उनके जो हमने नोट किया है उनके हौसले भी बुलंद हैं। अब वो लीडर पे डिपेंड करता है कि इनका लीडर कहाँ तक फाइट कर सकता है। गुज़िश्ता एहतजाज में भी जो कारकुन थे वो काफी उन्होंने खफगी का इजहार किया कि क्यों वापस हो रहे हैं। एक दूसरी बात थी, गुज़िश्ता जो एहतजाज में कुछ पुलिस एहलकारों को कारकुनों ने पकड़ लिया था पंजाब पुलिस के, तो वो उसके वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की मुदाखलत पे फिर उनको छोड़ दिया गया था। इस हवाले से अली अमीन ने पैगाम भी जारी किया था कि पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस को कहा था कि आप बाज आ जाएं, अगर आप हमारे हाथ पे चढ़ गए तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये चीजें तसादुम की तरफ जा रही हैं और इसका कोई हल नहीं। आपको लगता है रात में तसादुम तेज हो जाएगा? ये रात तसादुम की रात है? देखें, मुझे नहीं लगता कि 12 के बाद ये जो जितना भी ये जो सीन है वो शिद्दत इख्तियार कर लेगा। 12 बजे तक ये जो आगे बढ़ने का जो सिलसिला है वो कोशिश होगी कि किसी तरीके से भी वो 12 बजे तक करीब से करीब पहुंच जाएं। इसके बाद इसमें नरमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप देखें कारकुनों की जो आमद है सुबह 10 बजे से लेके वो मोटरवे पर इकट्ठे हुए, सवाबी में इकट्ठे हुए, तो एक जो हौसला होता है, एक हिम्मत होती है, सुमरो आपको लगता है रात तसादुम की रात है? सारी रात तसादुम होगा और कोशिश की जाएगी कि ये वापस चले जाएं कि आज की रात सीज फायर हो जाएगा? जी देखें मुजम्मिल साहब, सीज़ फायर तो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ अलबत्ता जो इंतज़ामिया के साथ इनकी जो मीडिया टॉक्स हैं वो इनके शायद हो जाएं, क्योंकि कोशिश उनकी भी इंतज़ामिया की भी होगी कि ज़्यादा ये आगे ना आएँ, उनकी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा आएँ, तो ज़ाहिर है कोई दरमियानी रास्ता ज़रूर निकलेगा। ताहम जहाँ तक मैं समझता हूँ इस सारी सिचुएशन में हमने ये बड़े अरसे से ऐसी चीज़ें, ऐसे एहतजाज कवर करते आ रहे हैं, तो सियासी जमातों की ये कोशिश होती है, ये मैं समझता हूँ कि हो सकता है आज जहाँ भी अली अमीन गंडापुर साहब पड़ाव करेंगे तो वहाँ वो ये ज़रूर उनकी एक प्लानिंग हो सकती है कि वहाँ से कुछ लोगों को इंडिविजुअली चंद एक टोलियों की शक्ल में या इंडिविजुअली लोगों को कहें अपने कारकुनान को कि जी आप और आगे निकल जाएं, ताकि अगर सुबह जैसे ही वो आगे आने की कोशिश करें तो आगे जो पहले ही उनके कारकुनान होंगे वो आगे से थोड़ा सा और आगे निकल जाएंगे, तो पुलिस जो है, इंतजामिया जो है वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, तो सिचुएशन जा सकती है। बहुत शुक्रिया जावेद हमारे साथ बात करने की। अच्छा मुजम्मिल साहब, आप सूरत हाल यह है कि कल से इस्लामाबाद में आर्मी भी तैनात करने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि जाहिर है शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से यहाँ पर आएंगे, डेलीगेशंस होंगे, तो उसके लिए सिक्योरिटी इसकी तरफ इशारा ये कर रही है कि ये लॉन्ग मार्च हो सकता है, ये एहतजाज धरने की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। कहाँ धरना देंगे? ये अब बड़ा सवाल है। मतलब अगर मोटरवे पे अटक पे धरना देते क्योंकि जो राशन का ट्रक गंडापुर साहब के साथ है, बड़ा काफिला उनके साथ है, ये बैठ सकते हैं, पड़ाव डाल सकते हैं। कहीं बैठ गए अटक पे, मोटरवे पे, बुरहान पे, तो उससे गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क तो पड़ता है डी चौक पे बैठने से, जहाँ निजाम हुकूमत मफलूज हो जाता है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप समझे ना। वहाँ अगर आप अटक के पुल पे बैठ जाते हैं, बुरहान इंटरचेंज पे बैठ जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? बैठे रहे आप, अच्छा कोई आपसे बात भी नहीं करेगा, आप बैठे रहे। और आगे एससीओ समिट है, फौज आ गई है इस्लामाबाद में, आज की रात थी, आज नहीं पहुंचे तो कल कोई पहुंचने नहीं देगा। देखिए मैं एक और बात करना चाहता हूँ,
केपी से तो लोग आ रहे हैं, सब कह रहे हैं केपी से लोग आ रहे हैं। केपी में आपकी हुकूमत है, केपी में आपके पास इंतजामिया है, केपी की पुलिस से आपने शेलिंग ले ली, सारा कुछ मशीनरी है। पंजाब से कहाँ हैं लोग? मुझे बताएं, लाहौर से कितने लोग हैं? फैसलाबाद से गए, फैसलाबाद देखें, गुजरात से गए, नहीं साहिवाल से गए, 5-10 लोग, 15 लोग, टोलियों की शक्ल में, काफिले की शक्ल में लोग लाहौर से 20,000 लोग गए। नहीं, लाहौर की तो सूरत हाल देखो ना, फैसलाबाद से 10,000 लोग गए। एक तरफ आप कहते हैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, 90% लोग हमारे साथ हैं, दूसरी तरफ 90 लोग आपके साथ इकट्ठे नहीं होते। नहीं, 200 तो गिरफ्तार हो गए, तो फिर 90, एक शहर में 90 ना निकले। कुल 200 गिरफ्तारियां अगर डी चौक से हुई हैं सारा दिन में, तो फिर इसका मतलब है कि आप पूरे पंजाब से, पिंडी से, इस्लामाबाद से 200 बंदा ही ला सके ना वहाँ। नेट रिजल्ट 200 है ना, तो फिर मेरा मतलब पब्लिक सपोर्ट कहाँ है? मतलब जो केपी की सपोर्ट है वो हुकूमत की वजह से है। वजीर आला है गंडापुर, नहीं तो गंडापुर के साथ 100 लोग ना चलें। पुलिस है, पटवारी है, तहसीलदार है, निज़ाम है, वजारतें हैं, सरकारी गाड़ियां हैं, 11, 22 है, पुलिस है, सब कुछ है, शबा है। उसकी वजह से लोग आपके कहने पे आ जाते हैं ना, हुकूमत को यूज करते हैं। बुजुर्ग खवातीन को भी गिरफ्तार किया किया आप क्यों लाए बुजुर्ग खवातीन को? आप मेरी बात देखिए, आप खवातीन, और मैंने पहले भी देखा है, खवातीन और बच्चों को एज शेल्टर ना यूज करें प्रोटेस्ट में। कोई पता नहीं बच्चों को भी नहीं, आप मेरी बात समझे ना, ये जो आदत है ना कि जी खवातीन और बच्चों को बतौर शेल्टर यूज करना, ये भी कोई अच्छी आदत नहीं है। मतलब आप अगर एहतजाज करने आ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आपने मुज़ाहमत करनी है और लड़ाई करनी है पुलिस से, तो आपको बच्चे तो नहीं लाने चाहिए, बूढ़े लोग नहीं लाने चाहिए। आप उनको इसलिए लाते हैं ना तो कि आप रियासत के खिलाफ उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर यूज करना चाहते हैं, वरना आप उन्हें क्यों लाते हैं ना। मेरा ये ख्याल है कि ये शायद डी चौक नहीं पहुंच सकेंगे। डी चौक, क्योंकि डी चौक में आज अभी तक 4-5 दफा तो शेलिंग हो चुकी, लोग थे तो शेलिंग 200 ही गिरफ्तार है ना जी। वो तो काश जावेद सुमरो ने 10-15 लोग आते हैं गुलियों से, इधर उधर से पत्थर मारते हैं, उन पर शेलिंग होती है, वो तो गुरिल्ला वॉरफेयर है ना। आप कहें डी चौक पे 50,000 लोग आ गए, डी चौक पे 25,000 लोग आ गए? नहीं। फसाद हो सकता है, इंतशार हो सकता है, जो फजाई दौरा कर रहे हैं। देखिए, फसाद इंतशार होता है जब लोग बहुत ज्यादा हों। ये जब लोग 15, 20, 25, 50 हो ना तो फसाद नहीं होता। ये एक गुरिल्ला वॉरफेयर है, किसी ने गली से निकल के पत्थर मार दिया, किसी ने कुछ मार दिया, उसको शेल मार दिया, ये लड़ाई है, ये घंटों भी जारी रह सकती है, लेकिन ये अवामी ताकत नहीं है। देखें, अगर तो पीटीआई के साथ आज पिंडी, इस्लामाबाद से हज़ारों लोग निकल आते, अगर आज लाहौर, फैसलाबाद, पूरे पंजाब से हज़ारों लोग डी चौक की तरफ चल पड़ते, तो फिर हम कहते कि एक कॉल है पीटीआई की। और देखें ना जी, हर आदमी डी चौक जा रहा है, लेकिन अगर कोई जा नहीं रहा और एक केपी की हुकूमत अपनी हुकूमती असर और रसूख पर चंद हज़ार लोग लेके निकल रही है, तो फिर ये अवामी मकबूलियत का तो कोई पैमाना नहीं है। ये तो सरकारी वसाइल के सर पे आप कुछ केपी के ज़रिए एहतजाज कर रहे हैं। अब कल वैसे 5 अक्टूबर मीनार पाकिस्तान लाहौर भी जलसा है और डी चौक वाला ख़त्म नहीं हुआ। अब मीनार पाकिस्तान होगा या डी चौक होगा, ये भी कल मुझे और आपको बात करनी पड़ेगी। के प्रोग्राम में बात कर लेंगे, यहाँ पता चले कि कल ही धरना देकर बैठे हुए तरीके इंसाफ वाले कल के प्रोग्राम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। जी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे हम स्पीकर कौमी असम्बली को जो रेफरेंसेस मौसूल हो चुके हैं आदिल बाज़ाई और इलियास चौधरी के खिलाफ, उस पर बात करेंगे। और रेफरेंसेस में साफ कहा गया है कि मेंबरान ने बजट सेशन के दौरान पार्टी डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी की है, कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है। मुज़म्मिल साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमें अभी ज्वाइन किया है कमर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। कमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। कमर साहब, इलेक्शन कमीशन ने कितने दिनों में इन रेफरेंसेस पर फैसला करना है जो स्पीकर ने उन्हें रेफर किए हैं? ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है जनाब। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आर्टिकल 63(1) जो है उसमें बाकायदा उसका डेफिनेशन दी हुई है कि जब कौमी असम्बली का स्पीकर कोई रेफरेंस भिजवा देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन में फैसला करने का मजाज है। 90 दिन से पहले भी कर सकता है, लेकिन उसको जो टारगेट दिया गया है वो है 90 दिन। तो 90 दिन के अंदर वो नोटिस जारी करता है, जवाब तलब करता है। इसका काफ़ी लंबा बड़ा प्रोसीजर होता है और इसके बाद वो इलेक्शन कमीशन अपना फैसला करेगा। 90 दिन का उसका बाकायदा टाइम फ्रेम है। नहीं, लेकिन एक तो बड़ी अहम बात है। जी बताइए, मैं एक और गुजारिश करूं। जी करें। स्पीकर को भी
हाँ, स्पीकर कौमी असम्बली ने जो 2 रेफरेंस भिजवाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो यहाँ कौमी असम्बली के स्पीकर के पास भी इख्तियारात थे कि वो 30 दिन तक ये रेफरेंस अपने पास रख सकता था, इंक्वायरी करता, इन्वेस्टिगेशन करता, उनको तलब करता, वो जवाब हासिल करता। तो उन्होंने वो खैर दोनों ऑप्शन के पास मौजूद हैं। अगर वो अपना इंक्वायरी करने का या कोई इन्वेस्टिगेशन ना करे, वो डायरेक्ट भी इलेक्शन कमीशन को भिजवा सकता है। तो वो उन्होंने डायरेक्ट भिजवा दिया, इसका फैसला 90 दिन में होगा। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने देखे ना, दोनों पार्टियों के सरबराहान ने लिखा कि इन्होंने पार्टी लाइन की बजट में खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने अब क्या तफ्तीश करनी है? क्या इन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ वोट डाला या नहीं डाला? इतनी तफ्तीश ही करनी है ना, इससे ज़्यादा तो कोई तफ्तीश नहीं। अगर स्पीकर ये दे देता है कि 90 दिन में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, उनको नोटिस जारी किया जाएगा, उससे जवाब तलबी की जाएगी कि आपके बारे में ये इल्जामात आए हैं, एलिगेशन, तो आप इसका जवाब दें। जो वो जवाब देता है तो फिर बाकायदा वकला की बहस भी होती है। मसले इसमें बड़ी अहम बात है, ये मेरा ख्याल है, ये मेरी ज़ाती राय है, इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला तो करना ही है, वो तो उनके अपने स्वाबदीदी इख्तियारात हैं बेपना, जो कल फारूक नाइक ने भी दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने, वो थी आशा गुलाली का केस। तो आशा गुलाली ने भी प्रेसिडेंट को इंतखाबात में, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब में शाहिद खाकान अब्बासी को वोट कास्ट कर दिया था, वो PTI की मेंबर थी। तो उस पर वो रेफरेंस दाखिल हुआ उसकी जान इमरान खान की तरफ से। तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी सारी जवाब तलबी की, पूछा, उसने कहा जी मैंने अपना वोट दिया है इस लिहाज से कि मैं समझती थी कि ये प्राइम मिनिस्टर के लिए शाहिद खाकान अब्बासी एक शख्स दुरुस्त शख्सियत है और मेरा अपना ज़मीर था, मैंने वोट दे दिया। और इसके हमारा ये भी था कि अगर हम अपनी पार्टी के नुमाइंदे को वोट देते वो ज़ाया हो जाता, वो तो कामयाब नहीं होना था। उस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अहम फैसला किया। नहीं जस्टिस कमर साहब आप मिस कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की दफ़ा तो फिर वो बाइकाट कर गए थे और इस्तीफ़ा दे गई थी PTI, आपको याद है? जी हाँ, मैंने केस पढ़ा हुआ सारा, पढ़ा हुआ। तो सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन 5 दिन में भी फैसला कर सकता है, इसमें रुकावट क्या है? नहीं कर सकता है, जैसे मैं गुजारिश की है, उनको एक आखिरी टाइम फ्रेम दिया गया है और 90 दिन का दिया है। वो 1 हफ्ते में भी कर सकता है, 10 दिन में भी कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10, 12 दिन, 15 दिन में उनका फैसला करने का मिजाज है। लेकिन वो स्टे आर्डर ले लेते हैं मुख्तलिफ अदालतों में जाके कि जनाब इलेक्शन कमीशन को रोका जाए, हम इसके बदले। वो स्टे आर्डर तो नहीं मिलेगा आजकल की सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की राय दूसरी है, लेकिन बहरहाल इलेक्शन के पाकिस्तान को 7 दिन में भी कर सकता है, 10 दिन में भी कर सकता है। अब 63A का जो फैसला आया है उससे इनको कोई फायदा होगा या नहीं? इसका फायदा वो ये नहीं होगा कि क्योंकि रेफरेंस पहले आ चुका है। अब अभी तो वो ज़ाहिर है, अभी ऑर्डर पास हो गए हैं, नोटिफिकेशन किया जाएगा। उसमें एक बड़ी अहम बात ये होगी कि वो पार्टी का जो पार्लिमानी लीडर है, पार्लिमानी लीडर की तरफ से रेफरेंस दाखिल होता है कि जनाब इसने डिफेक्शन की है, फ्लोर क्रॉसिंग की है या पार्टी के सरबराह की हदायत पर अमल दरामद नहीं किया, तो वो उसके पास मुकम्मल इख्तियारात है पार्लिमानी लीडर के पास। तो पार्लिमानी लीडर की तरफ से रेफरेंस आता है, तो ये भी गालबन पार्लिमानी लीडर की तरफ से रेफरेंस आया है। और उसमें एक उमर अता बंदियाल का बड़ा अहम फैसला आया था। उन्होंने कहा था कि पार्लिमानी लीडर जो होता है वही सबसे बड़ा पूरी पार्लियामेंट अपनी पार्टी को लेकर चलता है, और प्रेसिडेंट जो होता है पार्टी का उसका कोई किरदार नहीं होता उसमें बाकायदा जो हमारा। लेकिन वो 63A के जिस फैसले में ये राय आई थी वो फैसला ख़त्म हो गया है। अब अख्तियार वापस प्रेसिडेंट के पास आ गया है, क्योंकि वो फैसला ख़त्म हो गया है। अब जो अख्तियार है वो वापस प्रेसिडेंट के पास आ गया है कि उसने मूव करना है। अब पार्लिमानी लीडर से ख़त्म हो गया है। नहीं, पार्लिमानी लीडर का मकाम बरकरार है उसमें ये नहीं कि पार्लिमानी लीडर के बगैर, पार्लिमानी लीडर का किरदार तो उसमें आइन में लिखा हुआ है, वो कैसे चेंज कर सकते हैं? उसमें आइन आर्टिकल 63 में लिखा है पार्लिमानी लीडर, पार्लिमानी पार्टी। हमने कहा था ये पार्टी, हाँ उस पर पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है। पार्लिमानी पार्टी होता है पार्लियामेंट लीडर, उस पर तो कोई तरमीम नहीं कर सकता। वो तो अपना फैसला कर दिया कि वोट गिनती हो सकती है और काउंट भी हो सकती है। फिर कमर दिलशाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम से पहले ये लोग डी नोटिफाई नहीं हो सकते? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, डी नोटिफाई भी हो सकता है। अगर आईनी तरमीम एक हफ्ते में आनी है तो ये 1 हफ्ते में तो डी नोटिफाई नहीं हो सकते।
یہ تو الیکشن کمیشن کے اپنے طریقہ کار کے مطابق ہے، وہ ایک ہفتے میں بھی کر سکتے ہیں، ایک 90 دن میں بھی کر سکتے ہیں، وہ تو ان کی اپنی صوابدیدی معاملات ہوتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ پارلیمانی لیڈر کا کردار سپریم کورٹ کا ختم نہیں کر سکتی، وہ تو آئین کا حصہ ہے، وہ نہیں کر سکتے. وہ صرف یہ کہا ہے کہ جی آپ اس کا گنتی جو ہے وہ انہوں نے کیا عطا بندیال کے فیصلے کو، باقی ادھر تو انہوں نے بات ہی نہیں کی، وہ بات کر بھی نہیں سکتے. وہ پارلیمانی لیڈر کا اپنا مقام ہے اس کا. پورا آرٹیکل 63 پڑے گا، اس میں پورا پارلیمانی پارٹی کا بہت بڑا کردار دیا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ سارے معاملات ہیں جس کی بنا پر یہ ابھی دیر لگے گی، 10 دن میں ہو 8 دن میں ہو، یہ تو ان کی مرضی ہے الیکشن کے پاکستان کی. اچھا قمر دل شاہ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہیں؟ جس ٹائم پر یہ ریفرنس موصول ہوگا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن اگر فوری طور پر ڈی نوٹیفائی بھی کر دیتا ہے تو بہت سارے سوالات نہیں کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں، سوالات اٹھیں گے. دیکھو جی، بات یہ ہے کہ ہمارے ہر معاملے میں ہم شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر معاملے میں کہتے ہیں ٹائم فریمنگ، کیونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں نا، کیونکہ ہمارا سیاسی سٹرکچر بہت کمزور ہے، اور پارٹیاں جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کے تحت کام کرتی ہیں. وہ عوام کی مفادات پہ کام نہیں کرتے، اپنے مفادات ہوتے ہیں ان کے. تو اب یہ جو آپ کا جو آ رہا ہے ٹھیک ہے، اس میں بہت سی اصلاحات آ رہی ہے عدالتی اصلاحات میں، اس میں بہت سی شکیں اچھی بھی ہے، لیکن بہرحال اس کو حکومت پاکستان کی کمزوری یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے عوام میں اس کو صحیح پیش نہیں کر سکے، اور وہ سیاسی بنا دیا، بڑا اسکینڈل بنا دیا اس کو. لیکن بہرحال ابھی تو معاملہ اچھا بڑا نہیں، اہم ہے. ایک اور نکتہ بھی ہے قمر صاحب، ان دونوں ارکان نے الیکشن کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں پارٹی جوائن کرنے کے، ایک نے نون لیگ اور ایک نے کاف لیگ، اس 3 دنوں میں جوائن کی. الیاس چوئی صاحب نے کاف لیگ میں شمولیت کی اور بازائی صاحب نے نون لیگ میں کی. اب جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تو انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے لیے حلف نامے جمع کرا دیے. جو نیا قانون بنایا کہ ارکان اسمبلی 2 حلف نامے نہیں دے سکتے. ایک حلف نامہ انہوں نے نون اور کاف کے لیے دیا ہوا ہے، ایک حلف نامہ انہوں نے اب پی ٹی آئی کے لیے دے دیا ہے. تو جو نئی قانون سازی آئی ہے اس کے تحت یہ 2 حلف نامے نہیں دے سکتے، 2 حلف نامے دینا بھی جرم قرار پایا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس میں بھی یہ پکڑے جائیں گے؟ یا درست ہے آپ نے، یہ جو نیا جو بنایا ہے انہوں نے باقاعدہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کا جو ترمیمی بل آیا ہے اس میں بھی آ ہے. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ دیکھو جی، ہمارے سیاستدان کو دیکھنا چاہیے، اور میں سپریم کورٹ پاکستان کو بھی نگاہ رکھنی چاہیے کہ آرٹیکل 224 میں باقاعدہ اس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ 3 دن کے اندر اندر آپ نے پارٹی جوائن کرنی ہے، اپنی اپنی افیلیشن بتانی ہے. وہ آرٹیکل 224 کا حصہ ہے. تو ابھی جس طرح کے الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا ہے جسٹس منصور شاہ کے فیصلے پر کہ جناب آپ نے تو 15 دن دے دیے، جبکہ آئین میں لکھا ہوا 3 دن، وہ بھی انہوں نے سوال کیا رہے آنریبل چیف جسٹس آنریبل جسٹس منصور شاہ سے بھی. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہ آئین اور قانون کو پڑھتے نہیں ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں، تشریح بھی کرتے ہیں، جسے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، جسے حالات. اچھا ایک سوال اور، اگر یہ واپس اپنی اپنی جماعت سے صلح کر لیتے ہیں، میں نے نون لیگ اور کاف لیگ سے، تو کیا یہ ریفرنس واپس بھی ہو سکتے ہیں کہ ونس فائلڈ از فائلڈ، کہ پارٹیاں جنہوں نے دائر کیے ہیں وہ واپس لینے کا اختیار رکھتی ہیں؟ واپس لینے کے میں آرٹیکل 63 میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک دفعہ وہ آ گیا، فیصلہ آ گیا، اور وہ اسپیکر نے، قومی اسمبلی کا اسپیکر نے بھجوا دیا الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس. اب الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس یہ جائے کہ جناب انہوں نے جو کیا ہے ہم ان کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کر. وہ الیکشن کمیشن معاف تو نہیں کرے گا، سزا سنا دے گا. ٹھیک ہے، اعتراف کر لیا نا، اعتراف کر لیں، تو اس کا مطلب اب یہ ریفرنس وڈرا نہیں ہو سکتے، وڈرا نہیں ہو سکتا، withdraw نہیں ہو سکتے. once fired the bullet is fired. Election has to take decision on it. ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے. جی مزمل صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ تو کرنا پڑے گا. کچھ اور خبریں بھی ہیں، وہ بھی میرے خیال میں آپ کو بتاؤں، یہ تلوار لٹکائی گئی ہے ان دونوں کے سر پہ کہ فوراً رجوع کرو، نہیں تو حلالہ کرنا پڑ جائے گا. اگر تو رجوع کرتے ہیں واپس نون لیگ اور کاف لیگ کی طرف تو شادی دوبارہ ہو جائے گی، اور رجوع میں ایک طلاق ہوئی ہے ابھی تو چل جائے گا. لیکن اگر ان کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن سے ہم نے تمہیں ڈی سیٹ کرا دیا تو پھر تمہاری طلاق مکمل ہو جائے گی.
और फिर तुम्हें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये कल तक हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि ये पीटीआई के और आज़ाद उम्मीदवार अपनी पार्टी में लेकर जाएंगे। ये तहरीक इंसाफ ने आपको नहीं लगता कि एक शॉक दे दिया गवर्नमेंट को और आने वाले टाइम में मजीद भी तैयारी इन दो के हवाले से देखें, जो लोग 8 फरवरी को नून और काफ ज्वाइन कर गए थे वो आज वापस पीटीआई ज्वाइन कर गए। चेंज तो है, इतना बड़ा चेंज है कि जिसके बाद हुकूमत को उस टाइम परेशानी। गुजरात में पीटीआई के टिकट से इलेक्शन जीता था जी, और उसके बाद उन्होंने काफ लीग ज्वाइन की थी और क्योंकि गुजरात काफ लीग के पास था तो उन्होंने काफ लीग ज्वाइन की और जो आदिल बादाई साहब हैं उन्होंने नून लीग ज्वाइन की। लेकिन अब वक्त के साथ साथ लगता है कि उन्होंने वापस पीटीआई की तरफ रजू कर लिया, क्योंकि हल्के में निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। नहीं, मैं ये नहीं समझता हल्के में निकलना मुश्किल हो गया, मैं ये नहीं समझता। देखिए आप मेरी बात सुनिए, पूरे पीएमएलएन के एमपी एमएनए अपने हलकों में फिर ही रहे हैं ना, मरियम भी फिर ही रहे, वफादारियां नहीं चेंज। नहीं इनके लिए क्रिटिसिज्म था। मतलब गुजरात में चौधरी परवेज इलाही के लिए कौन से लाखों लोग निकल आए हैं उनकी रिहाई के बाद, वो ईद वाले दिन गए हैं। मतलब कोई पंजाब में ऐसा माहौल नहीं है कि आप कहें कि जी अब लाहौर से वसीम कादर ने पीटीआई के टिकट पे जीत के नून ज्वाइन की थी, कौन सा उनके घर के बाहर हजारों लोगों ने मुजाहरा कर दिया, वो भी तो अपने हल्के में रोज खुली कचहरी लगा ही रहे हैं ना, लोगों के काम कर ही रहे हैं। वो ट्विटर की बात ना किया करें, लोग अपने हलकों में निकल रहे हैं। मेरा ख्याल है इनकी जो लोकल पॉलिटिक्स है ना लियाज चौधरी साहब की, क्योंकि आबिद रजा कोटला हैं वहाँ गुजरात से नून में और वो डिविजनल प्रेसिडेंट भी हैं, इनको अपनी आगे जगह नहीं नज़र आती नून में, और काफ में भी वहाँ वजाहत के बेटे को इन्होंने हराया था, तो ना इनकी जगह नून में है ना काफ में है, तो ये सोच रहे होंगे वापस पीटीआई में चला जाऊँ अगर आगे इलेक्शन लड़ना है। तो नून लीग एफर्ट नहीं करेगी, इनको कोई पेशकश नहीं की जाएगी वापस बुलाने की? देखिए अब ये तो मेरे ख्याल में पेशकश नाकाम हुई है तो रेफरेंस भेजा है ना, पेशकश की होगी और वो नाकाम हुई होगी तो रेफरेंस भेजा है। वैसे तो नून लीग को सूट करता है कि गुजरात में और ये कोयटा में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि सारे ज़िमनी इंतखाबात हुक्मरान जमात जीत रही है। हाल ही में जो रहीम यार खां में पीटीआई जीती हुई थी, तो वो जब ज़िमनी इंतखाब हुआ है तो पीटीआई अपनी जीती हुई सीट हार गई है। पीटीआई कहती है धांधला हो रहा है। नहीं देखिए धांधला हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन सीट जीती हुई हार के और हुक्मरान इत्तेहाद ये समझता है कि जितनी भी सीटों पर ज़िमनी इंतखाब होगा उनका नंबर बढ़ता जाएगा, वो सीटें जीतते जाएंगे और उनका नंबर बढ़ता जाएगा। लिहाजा इन 2 सीटों पर भी अगर इलेक्शन होगा और हुक्मरान इत्तेहाद जीत जाता है तो उनका नंबर बढ़ जाएगा ना। इस वक्त तो नंबर गेम है, तो इसलिए इलेक्शन सूट करता है गवर्नमेंट को। अगर वो इनको डी नोटिफाई करा ले और वहाँ इलेक्शन करा ले तो ये गवर्नमेंट को सूट करता है, वहाँ से आबिद रजा कोटला लड़ लें और वहाँ से वो तो ये दोनों सीटें निकल सकती हैं। एक और बड़ी खबर भी है, भारतीय अहम शख्सियत पाकिस्तान आ रहे हैं। हाँ, वज़ीर ख़ारजा तंजीम में मेरे ख्याल में जब एससीओ समिट भारत में हुई थी गोवा में तो बिलावल गए थे और वो बहुत आज कोल्ड रिस्पॉन्स था तब, उस वक्त माहौल भी बहुत गर्म था और आपको पता है उस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव भी बहुत ज्यादा था और एक राय थी कि बिलावल जाए या ना जाए, बिलावल को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन बिलावल गए थे और वो गोवा गए और उन्होंने वहाँ, हालांकि भारतीय वजीर खारजा ने उनसे हाथ भी नहीं मिलाया था और बहुत क्रिटिसिज्म था, लेकिन भारत की सरजमीन पे बिलावल की वो एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान के जाने से एससीओ को बहुत, क्योंकि हमारे लिए एससीओ चाइना की वजह से इम्पॉर्टेंट है, हम शंघाई ताउन तंजीम को चाइना की वजह से इम्पोर्टेंस देती हैं क्योंकि चाइना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो और ये बेसिकली चाइना की तंजीम। हम इन्हें वेलकम करेंगे? हाँ जी, हम करेंगे। मेरे ख्याल में हम हाथ भी मिलाएंगे, हम उनके जैसा सलूक नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा, हाथ भी मिलाया जाएगा, इनसे मुलाकात भी की जाएगी और इनको पाकिस्तान बेहतर वेलकम करेगा, क्योंकि हमारे घर आए हैं तो हमें क्या ज़रूरत है बदतमीजी करने की, और हमारे घर आए हैं हमें क्या ज़रूरत है किसी से मिसबिहेव करने की। तो डिप्लोमेटिक है, 9 साल बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई डिप्लोमेटिक हाई लेवल की का एक्सचेंज है कि पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वेलकम करना चाहिए और वेलकम करना चाहिए और इस विंडो को भारत को सबक सिखाना चाहिए कि पाकिस्तान से कुछ सीखे। नहीं देखिए, मैं सबक सिखाने की बात नहीं करता, आफ्टर ऑल जेस्चर्स वर्क। देखें आप गए तो वो आ रहे हैं, अगर तब बिलावल ना जाते तो आज वो भी बहाना बना लेते कि हम भी नहीं आएंगे क्योंकि बिलावल नहीं आए थे। बिलावल गए, आज वो आ रहे हैं। आप अच्छा सलूक करेंगे, वो अगली दफ़ा उन पर प्रेशर होगा। डिप्लोमेसी ऐसे ही होता है। आइंदा भी जो मुश्तरका फोरम्स हैं उन पर बात होगी। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। इसहाक डार साहब और इनकी सतह पे कोई मुलाकात भी हो सकती है साइड लाइन पे,
10-15 मिनट की, और जब वो आएंगे तो वो एक स्क्रिप्ट के साथ आएंगे, बात करने के लिए आएंगे। अगर वो अपनी बात करते भी हैं तो हमें माइंड नहीं करना चाहिए। देखिए ठीक, बिल्कुल बिलावल ने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिए और उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वो भी आकर अगर पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू देती हैं और इंडिया का मौक़िफ़ पेश करती हैं तो हमें माइंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। ठीक है, मेरे ख्याल में उनके आने को डिप्लोमेसी के तौर पे लेना चाहिए और उनको वेलकम करना चाहिए। हमें को हार्श रवैया नहीं रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। मुझे इसी के साथ सना कहवान को भी इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।